हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो टॉपिक हम मैथ्स में सीखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है DUIS। DUIS बोले तो होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। समझ में आ गया ना? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन बोले तो इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन। सब में पहली बात समझ लेते हैं भाई, ये DUIS कब इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है DUIS, समझ में आ गया ना? ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन सॉल्व करने आप लोगों को आता है। जैसे आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है a to b f of x dx, आपको बोला ये सॉल्व करो। अच्छा, इंटीग्रेशन अपने लिए नया नहीं है, ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में हम लोग 11th-12th में अच्छे से इंटीग्रेशन सीखे हैं, तो इंटीग्रेशन आप लोग को सॉल्व करने के लिए आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे या ऐसे फंक्शन आएंगे जिसका आप लोग इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे। बोले तो जो टेक्निक आप लोग ने 12th में सीखे हैं वो सारी टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा होगा, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। समझ में आ गया? तो DUIS समझ में आ गया। कुछ ऐसे इंटीग्रेशन रहेंगे जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। नॉर्मल तरीका बोले तो जो 11th-12th में टेक्निक सीखे उससे सॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो DUIS की टेक्निक। अच्छा, ये तो मैंने खाली बता दिया ये है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, सम कैसे आएंगे, ये सब अपन धीरे धीरे समझते हैं। बस खाली मैं बेसिक बता देता हूं। नॉर्मली ये DUIS में होता क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं, ये समझ में आ गया ना? आपको क्वेश्चन में बस ऐसे ही दिया रहेगा, बोला रहेगा इवैल्यूएट। DUIS का क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये ऐसा इंटीग्रेशन है जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, तभी तो आप लोग DUIS का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, ध्यान से देखो DUIS करता क्या है, बेसिक खाली मैं बता देता हूं, फिर अच्छे से आप देखते हैं DUIS का रूल रहता है। देखो, नॉर्मली है ना, ये फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालने का, लेकिन कभी कभी क्या होगा पता है क्या, ये फंक्शन का ना आप लोग इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं पाओगे। बोले तो 12th में आपने जो टेक्निक सीखे ना, उससे ये फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो DUIS क्या करता है पता है क्या? देखो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। बोले तो DUIS क्या करता है पता है क्या, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। समझ में आ रहा है? फंक्शन का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं और उसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है। समझ में आ गया? देखो, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ a to b, और लोग ने इसका बोला ना, लेकिन ये फंक्शन ऐसा है जिसका आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये फंक्शन का क्या निकालने का, पहले डेरिवेटिव निकालने का। समझ में आ गया? और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालने का। जब फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फिर आप लोग उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। देखो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये होता है DUIS। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन लिया तो भाई क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने फंक्शन का इंटीग्रेशन बोले थे, मैं फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, तो भाई एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखेंगे अपन ये कैसे काम करता है DUIS। अच्छा, ये तो मैंने समझने के लिए लिखा था, प्लीज याद रखो। नॉर्मली डेरिवेटिव नहीं होता है, इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ये सब मैं बताता हूं कैसे काम करता है, याद रहेगा? तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आ रहा है ना, तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है ना, तो पहले क्या करो पता है क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन आसान हो गया, अब उसका इंटीग्रेशन निकालो। लेकिन ये करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसी को बोला जाता है DUIS। अब समझते हैं भाई ये DUIS रूल होता क्या है, कैसे काम करता है, और उसके बाद में सब सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, DUIS रूल समझ लेते हैं। DUIS रूल कैसे काम करता है, ध्यान से देखो। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x, अल्फा dx। ध्यान से देखो, DUIS मैं समझा रहा हूं, फिर ये समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काम पूरा आसान हो जाएगा DUIS का। सपोज आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x, अल्फा dx, ये फंक्शन दिया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। अच्छा, उन लोग ने ना क्वेश्चन में खाली बोला रहेगा इवैल्यूएट करो।
कभी कभी तो बोला ही नहीं जाता डीयूएस बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। आपको बस इंटीग्रेशन दिया रहेगा, बोला रहेगा सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए और वो क्वेश्चन आराम से पहचानोगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, उन लोग ने खाली इवैल्यूएट बोला ना, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने आता है आप लोगों को तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होता तो कंपलसरी डीयूएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं होता, आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा, आप लोग चाहिए तो ट्राई करो नॉर्मल तरीके से, होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो डीयूएस का इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहता है यूजिंग डीयूएस। ध्यान से देखो प्लीज, आपको फंक्शन दिया गया है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालने का है। अब ध्यान से देखो, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे को बता, फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो, फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो भाई ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाले टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 cos x एग्जाम्पल। फंक्शन ऑफ अल्फा बोले तो भाई जिसमें अल्फा वाले टर्म होंगे, अल्फा प्लस 1। समझ में है ना? फंक्शन ऑफ एक्स बोले तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाले टर्म होते हैं। फंक्शन ऑफ अल्फा बोले तो ऐसे टर्म जिसमें अल्फा वाले टर्म होते हैं। लेकिन आपको डीयूएस में फंक्शन कैसा दिया जाएगा पता है क्या? फंक्शन ऑफ एक्स कोमा अल्फा बोले तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और अल्फा दोनों होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल से e रेज टू अल्फा एक्स प्लस 1 अपॉन 5 एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, अल्फा और एक्स दोनों आएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है प्लीज? ये आपको ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, ये अल्फा को बोला जाता है पैरामीटर। याद रहेगा, अल्फा को क्या बोला जाता है? पैरामीटर। तो डीयूएस का क्वेश्चन पहचानने के लिए एक और आसान तरीका है, इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होगा ना उसके अंदर पैरामीटर होगा। अब पैरामीटर बोले तो मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं? एक्स कर रहा हूं। एक्स को छोड़ के कोई एक और पैरामीटर होगा, बोले तो एक और कोई अल्फाबेट वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा होगा, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग याद रखो, डीएस का क्वेश्चन पहचानना बहुत आसान है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते, एक्स तो होगा, एक्स के अलावा एक और वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो समझ जाने का भाई वो पैरामीटर है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? प्लीज याद रहेगा। देखो अभी तक मैंने तरीका बताया नहीं, मैं बता रहा हूं डीयूएस का क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा। समझ में आ गया? इवैल्यूएट इंटीग्रेशन दिया रहेगा, मेथड नहीं दिया रहेगा तो पहचान में आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो क्वेश्चन डीयूएस का है। और फंक्शन में क्या होगा पता है ना? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स के अलावा एक और वेरिएबल होगा जिसको आप लोग क्या बोलोगे? पैरामीटर। अच्छा, कभी कभी ये एक रहेगा या दो भी रह सकते, दो पैरामीटर, वो सब समझेंगे, लेकिन एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल होगा। समझ में आ गया? वेरिएबल को बोला जाता है पैरामीटर। अब ध्यान से देखो, डीयूएस रूल को सॉल्व करने का मैं तरीका समझा रहा हूं। सब में पहला काम क्या करने का पता है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया है ना, इसको पैरामीटर से रिप्रेजेंट करने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको पैरामीटर से रिप्रेजेंट करो, तो बोलने का लेट I of alpha is equal to integration of a to b f of x comma alpha dx। थोड़ा सा रूल बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्चुअली एक एग्जांपल लेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाता है। ध्यान से देखो, सब में पहला काम, अगर डीयूएस का क्वेश्चन है, सब में पहले क्या करने का? ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। याद रखो, देखो इधर अल्फा था ना, एक्स के अलावा अल्फा था, अगर इधर ए होता तो ए लेता, बी होता तो बी होता। ये इंटीग्रेशन को पैरामीटर से रिप्रेजेंट करने का, सही है? अच्छा, अब अप्लाई करने का, बाय अप्लाइंग। अब ध्यान से देखो, डीयूआईएस रूल। अब ये डीयूआईएस रूल क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे काम होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी 2/2 अल्फा एफ ऑफ एक्स कोमा अल्फा डीएक्स। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अच्छा देखो, ये डीयूएस का रूल है, ये समझ लो। इधर दो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात है, खाली डेरिवेटिव है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से देखो, पहली बात ये डेरिवेटिव नहीं है, ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है।
समझ में आ गया ना? पार्शियल डेरिवेटिव याद रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से आसान ये पार्शियल होता है। क्यों पता है ना? डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में फर्क क्या पता है ना? पार्शियल बोले तो हाफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो बोला है उसी से सॉल्व होगा, बाकी सब वो क्या समझेगा? एज अ कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो, पहली नोट करने वाली बात, जो डिफरेंशिएशन है वो पार्शियल डेरिवेटिव है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है क्या? विद रिस्पेक्ट टू क्या है? देखो, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। बोले तो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म आएगा, कौन सा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। याद रहेगा? अच्छा, खाली इधर डिफरेंशिएशन लिया तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज, तो इधर भी आता है, तो ध्यान से देखो। ये है DUIS का रूल। दोनों जगह पे डेरिवेटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव है और LHS में नॉर्मल डेरिवेटिव है, लेकिन दोनों विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर है। ध्यान से देखो, पार्शियल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है ना? प्लीज ध्यान से देखो, ये DUIS रूल है। ऐसा करने से क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू DUIS। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? एकदम आसान। वापस से मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जब भी DUIS से क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो सब में पहला उसको पैरामीटर से रिप्रेजेंट करने का। DUIS रूल क्या बोलता है पता है? डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, लेकिन LHS पे नॉर्मल डेरिवेटिव और RHS में इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव। और याद रखो, दोनों विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? अच्छा, अब क्या करने का? ध्यान से सुनो प्लीज। दोनों जगह DUIS रूल तो अप्लाई हो गया, अब क्या करने का? लेकिन रिक्वेस्ट है, DUIS रूल आप लोग याद रखो। डिफरेंशिएशन है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और इधर नॉर्मल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब DUIS रूल अप्लाई हो गया, अब ध्यान से देखो आगे कैसे काम होता है। ध्यान से देखो, तो अब क्या करने का पता है ना? ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का है। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूं। ये DUIS रूल करने के बाद क्या करने का? ये फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल देने का। समझ में आ गया? मैं अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से देखो चीजों को। तो d by d अल्फा I ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। मैं बोलता हूं इसका जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं समझने के लिए कि भाई इसका आ गया f बार f डैश x अल्फा dx। देखो, मैंने इसका क्या निकाला? पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला। समझ में आ गया? याद रहेगा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आगे मैं बता रहा हूं ये प्रोसीजर होता कैसे। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये फंक्शन का ना इंटीग्रेशन भारी पड़ रहा था, फंक्शन का इंटीग्रेशन भारी पड़ रहा था, तो मैंने क्या स्मार्ट वर्क किया? फंक्शन का मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा ना, मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो इधर मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। एग्जाम्पल है ये, अज्यूम करो एग्जाम्पल। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा और अभी होगा क्या पता है क्या? ये फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, लेकिन आप जब डिफरेंशिएशन करोगे ना, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग आराम से निकालोगे। समझ में आएगा? पक्का याद रहेगा? अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? सपोज इसका मैं इंटीग्रेशन भी निकाल रहा हूं। देखो क्या होगा पता है क्या? LHS में तो यही होगा और RHS में आप लोग क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, कुछ अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा आंसर आ जाएगा लिमिट्स वगैरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद। एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब कंडीशन ये है, मेरे को इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। यही अपना इन था क्या? इंटीग्रेशन का आंसर। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना? इंटीग्रेशन का आंसर बोले तो आपको किसका आंसर चाहिए? I ऑफ अल्फा का। बच्चे को क्या लगता है पता है क्या? फंक्शन का आप लोग क्या निकालो पता है क्या? डेरिवेटिव निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालो, सब खत्म हो गया। नहीं, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? I ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए। और ये जो आंसर है वो किसका आया है? डेरिवेटिव ऑफ I ऑफ अल्फा। नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को आंसर चाहिए I ऑफ अल्फा का, ये आंसर है डेरिवेटिव ऑफ I ऑफ अल्फा। तो अब क्या करना पड़ेगा पता है ना? I ऑफ अल्फा का आंसर निकालने के लिए इधर डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे? तो भाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दो। क्यों पता है ना? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड with respect to
अल्फा पैरामीटर। ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मैं इधर भी इंटीग्रेशन करूंगा, इधर भी इंटीग्रेशन करूंगा। जब इधर इंटीग्रेशन करूंगा एलएचएस में, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कैंसिल हो जाएगा और एलएचएस में बचेगा आई ऑफ अल्फा और आरएचएस में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब आई ऑफ अल्फा चाहिए ना, अब आप लोग क्या करो, बस आएगा इसका इंटीग्रेशन निकाल लो और इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। तो अज्यूम कर रहा हूं मैं इसका इंटीग्रेशन f1 ऑफ अल्फा आ गया। लेकिन मेरे को बताओ ये डेफिनेट है क्या इनडेफिनेट है? तो भाई देखो ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आंसर के बाद क्या लिखना पड़ता है, प्लस सी। समझ में आ गया? तो आई ऑफ अल्फा का आंसर मिल गया अभी मेरे को। इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया, जो मेरा एम था ना आई ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए। देखो आई ऑफ अल्फा का वैल्यू मेरे को आ गया, लेकिन एक अभी भी छोटा सा प्रॉब्लम है। आप लोग इधर देखो ना, आई ऑफ अल्फा क्या है पता है ना, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, प्लस सी नहीं आता है। लेकिन इधर आप लोग देखोगे ना आई ऑफ अल्फा के आंसर में प्लस सी आ रहा है। तो अब लास्ट स्टेप क्या करना पड़ता है पता है क्या, ये प्लस सी को कैंसिल करना पड़ता है। ध्यान से देखो ये प्लस सी कैसे कैंसिल होगा। तो अब क्या करने का पता है क्या, प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का। कैसे? तो भाई इसमें अल्फा का वैल्यू डालोगे ना आप लोग, तो आपको प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। बोले तो सी का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें ना क्या करने का, अल्फा का वैल्यू सूटेबल सब्स्टिट्यूट करने का। अब अल्फा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने का, जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो आप लोग को बता दूंगा अल्फा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दे। लेकिन आप लोग याद रखो, आप लोग को आंसर आएगा जब आई ऑफ अल्फा निकालोगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आरएचएस में प्लस सी आएगा। लेकिन इधर आई ऑफ अल्फा डेफिनेट है, जिसके आंसर में प्लस सी नीचे, तो लास्ट है प्लस सी का वैल्यू निकालो। नाउ to find C, substitute value of alpha equal to something। बोले तो अल्फा इक्वल टू इधर समथिंग वैल्यू डालो और किसका वैल्यू निकालो, सी का वैल्यू निकालो। समझ में आ गया? और सी का जो भी वैल्यू आ गया इसमें लाके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ वन ऑफ अल्फा प्लस इधर सी का वैल्यू होगा, जो भी आप लोगों ने फाइंड आउट किया, और ये होगा आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों का DUIS रूल। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा क्या करना पड़ता है पता है ना, जब आप लोग फंक्शन का क्या निकालोगे DUIS के हिसाब से, फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो उसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो और फिर इंटीग्रेशन। लेकिन ये चक्कर में क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग वापस से समझ लो मैंने क्या किया था। मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। टोटल DUIS का सम सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप करना पड़ता है। सब में पहला स्टेप याद रखो, जो फंक्शन दिया था उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप याद रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। सेकेंड स्टेप आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला स्टेप, ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेप इंटीग्रेशन करने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड स्टेप क्या करने का, इंटीग्रेशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। देखो ये वाला थर्ड स्टेप, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और फोर्थ स्टेप होता है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सी। समझ में आ गया? मैं इधर नोट कर लेता हूं प्लीज 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सही है। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। समझ में आ गया? और लास्ट स्टेप फोर्थ फाइंडिंग सी। याद रहेगा प्लीज? तो ये स्टेप आप जरा याद कर लो। ये 4 स्टेप में आप लोग का आंसर आएगा DUIS का। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखो पहला स्टेप है पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सेकंड है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इट, थर्ड है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और फोर्थ है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सी। प्लीज इसका आप लोग टेंशन लो मत, सच में बता रहा हूं ये DUIS टॉपिक बहुत आसान है। मैं एक सम कराऊंगा ना, पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं सम स्टार्ट कर रहा हूं। सब समझ लेते हैं DUIS टेक्निक के ऊपर। ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा आया है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to alpha minus 1 upon log x dx is equal to this। समझ में आ गया? Hence evaluate ये। जरा पहले क्वेश्चन समझ लेते फिर अपन काम स्टार्ट करते हैं DUIS। देखो नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आता है पता है DUIS का, इवेल्युएट आता है।
मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं 2-3 कंसेप्ट आपको समझा दूं। देखो नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आता है पता है ना, सिर्फ इवेल्युएट आता है। इवेल्युएट बोले तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करो 0 to 1 x रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन लिया। बोले तो आपको करना क्या पता ना, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करने का है, सॉल्व करने के बाद आंसर ये आना चाहिए। दैट्स इट। समझ में आ गया ना। तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा आएगा, इवेल्युएट बोला जाएगा, लेकिन मैंने प्रूफ दैट का सम लिया क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो एक पॉसिबिलिटी इवेल्युएट आएगा, सेकंड पॉसिबिलिटी है प्रूफ दैट का क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, ये क्या है, हेंस इवेल्युएट। इवेल्युएट बोले तो इसको सॉल्व करने का है, समझ में आ गया। लेकिन ये सेकंड पार्ट है ना, हेंस इवेल्युएट। हेंस इवेल्युएट बोले तो क्या पता है क्या, जैसा आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना वैसे इसको सॉल्व नहीं करने का है। हेंस इवेल्युएट बोले तो जो पहले पार्ट का आंसर आया ना उसको यूज करके ये निकालने का, याद रहेगा। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे पार्ट 1 इस्तेमाल करके। समझ में आ गया ना, ये मैं बताता हूं, याद रखो प्लीज, हमेशा याद रखो। हेंस इवेल्युएट आया तो जो इसका आंसर आया ना, पार्ट 1 का जो आंसर आया वो यूज करने का, ये सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब होता है हेंस इवेल्युएट। तो 3 टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इवेल्युएट, सिंगल खाली बोला रहेगा सॉल्व करो। सेकंड टाइप प्रूफ दैट आ सकता है, और थर्ड वाला टाइप प्रूफ दैट विद इवेल्युएशन। समझ में आ गया। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिया ताकि सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाए। ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन, सॉल्व करने के बाद आंसर ये आना चाहिए, और फिर उसके बाद में देखेंगे इवेल्युएशन कैसे होता है। स्टार्ट करें, ध्यान से देखो, सम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। सम में पहला काम मैंने क्या बताया था, याद है ना, अभी अपन ने देखे थे तरीका, मेथड देखे थे। सम में पहला काम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, तो मेरे को बताओ इसको सॉल्व करने का है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का। एक्स के अलावा क्या पैरामीटर, देखो एक और वेरिएबल यूज हो रहा है अल्फा, तो भाई ये मेरा पैरामीटर हो गया। कभी कभी ए यूज होगा, कभी बी यूज होगा, कभी बीटा यूज होगा, लेकिन अदर देन एक्स एक या दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे जिसको अपन पैरामीटर बोलेंगे। समझ में आ गया। तो भाई इधर पैरामीटर मेरा अल्फा है, तो अब सॉल्व करने का तरीका, जो भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है उसको पैरामीटर से रिप्रेजेंट करो। तो लेट, ध्यान से देखो, आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। सब में पहला स्टेप आई ऑफ अल्फा से उसको रिप्रेजेंट करने का। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो क्या है, एक बार आई ऑफ अल्फा पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दे, इधर लिखने का अप्लाइंग DUIS रूल। DUIS रूल अप्लाई करने का। DUIS रूल बोले तो पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, लेकिन इधर नॉर्मल डेरिवेटिव, इधर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो ये हो जाएगा d by d अल्फा ऑफ आई ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 डो बाय डो अल्फा एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx। समझ में आ गया प्लीज, याद रहेगा ना। आई ऑफ अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों जगह मैंने DUIS का रूल अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्या LHS तो ऐसे ही रहेगा। आप लोग क्या करो पता है क्या, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, तो टोटल कितने स्टेप का आंसर आएगा, 4। पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, फोर्थ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सी। ध्यान से देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं प्लीज। नेक्स्ट, तो LHS आपका है डो बाय डो अल्फा आई ऑफ अल्फा, ये है आपका LHS। अब RHS ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन निकालने का है, अंदर उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव सॉल्व करने का। अच्छा ध्यान से देखो ना, इसको आपको डिफरेंशिएट करने का है, वो भी पार्शियल, लेकिन कैसे, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ध्यान से देखो, आप लोग पूरा DUIS का मेथड देखोगे ना, टोटल 4 स्टेप है ना, अभी मैंने बताया था 4 स्टेप में, सब में हार्ड ये वाला स्टेप है, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का। क्यों, मैं बता देता हूं, क्योंकि नॉर्मली हमने ना डेरिवेटिव सीखा, इंटीग्रेशन सीखा, और ज्यादातर सम सॉल्व करते हैं अपन क्या पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको करने का विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर बहुत भारी पड़ता है।
आपको ना ये जब विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पैरामीटर करोगे ना तो आपको एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, जो कि अपनी आदत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा सॉल्व करते थे। तो प्लीज मैं ध्यान से देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है इधर बच्चों की मिस्टेक होती है, क्योंकि हमेशा हमको आदत होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने की, और इसमें हमको एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करने का। ध्यान से देखो, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहा हूं ना, तो ये log x क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। देखो एकदम सिंपल सिंपल बता रहा हूं। तो भाई ये 1/log x, और हमेशा x वाला टर्म बाहर आएगा। समझ में आ गया? डो बाय डो अल्फा ऑफ x रेज टू अल्फा -1। देखो एकदम स्टेप वाइज जा रहा हूं, एकदम बेसिक से। सही है? नेक्स्ट, डो बाय डो अल्फा आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, सही है ना? अच्छा अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1/log x ऐसे ही रहेगा। बस आप लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालेगा, सॉरी इसका आप लोग को डेरिवेटिव निकालने का, इसका और इसका अलग अलग करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मैं डाल रहा हूं, ध्यान से देखो। मेरे को बताओ x रेज टू अल्फा का डेरिवेटिव क्या है? अब ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे पता है क्या? x रेज टू अल्फा का डेरिवेटिव है ना, x रेज टू n के फॉर्मूले से उन लोग ट्राई करेंगे। लेकिन आप लोग याद रखो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर कर रहा हूं ना, तो ये कांस्टेंट है और ये अज्यूम कर लो x है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्लीज देखो ना। आप लोग को ना ज्यादातर बच्चे ना ये वाला सम x रेज टू n से ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई x से अल्फा n समझ के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नहीं, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं मैं? तो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो भाई ये मेरे लिए क्या है पता है ना, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो ये सम सॉल्व होगा किससे पता है क्या? a रेज टू x के फॉर्मूले से। ध्यान से देखो ये वाला, सही है ना? देखो ये कांस्टेंट है और ये विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करने का ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट x। इसका आंसर क्या था? a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग है, बोले तो इसका x रेज टू अल्फा इंटू लॉग x कांस्टेंट। और इसका तो क्या आ जाएगा पता है ना? 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसका आएगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। समझ में आ गया? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा भारी पड़ता है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना। अच्छा अब क्या होगा पता है ना? ध्यान से देखो कैसे सब सॉल्व होगा। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, log x और log x क्या हो जाएगा? कैंसर। तो LHS में तो अपना बचा है d बाई डी अल्फा ऑफ i ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और इधर बचा x रेज टू अल्फा dx। देखो पहला स्टेप हो गया, मैंने क्या किया पता है ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूं, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब मेरे को बताओ इंटीग्रेशन करने का। अब इंटीग्रेशन करने का ध्यान से देखो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? फिलहाल LHS तो ऐसे ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? तो इंटीग्रेशन में आएगा x रेज टू n का, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होगा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c नहीं आएगा, क्योंकि ये है 0 to 1। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? एकदम आसान। मैंने बोला ना, जब आप लोग डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, इसका इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगा। अब क्या करने का? आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज, इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो 4 स्टेप है ना, पहला था विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान से देखो, सॉरी थर्ड वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ये छोटी छोटी चीजें वो ध्यान में रखो। अच्छा अब ध्यान से देखो ना, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का। अब इधर दोनों चीज आ रही है, अल्फा आ रहा है, x आ रहा है, अल्फा। लेकिन कंसेप्ट याद रखो, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का। x में करूंगा कि अल्फा में? तो भाई मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा था? x। तो x में क्या करना है? याद रहेगा? x में लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ध्यान से देखो, मेरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का ना, इसमें तो x है नहीं, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। समझ में आ रहा है ना? अब लिमिट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या आएगा? 1 रेज टू अल्फा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0, डो बाय डो अल्फा आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया। मेरे को बताओ 1 के रेस्ट पे कुछ भी आने दो,
1 रेज टू एनीथिंग, आंसर कितना आता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या पता है ना 1 ऑफ अल्फा प्लस 1। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, अभी तक मैं सेकेंड स्टेप पे आया। पहला स्टेप मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और एक बार आप लोग ने पैरामीटर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे ना, उसका देखो इंटीग्रेशन कितना आसानी से आ गया, आगे इंटीग्रेशन। अब मेरे को आई ऑफ अल्फा का आंसर चाहिए, तो डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट कर देंगे किसका वैल्यू, सी का वैल्यू, सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 में से 2 स्टेप अपने हो चुके, समझ में आ गया ना? अच्छा, अब थर्ड स्टेप पे जाने का है। अब ध्यान से देखो, अपना क्या हो गया पता है ना, d बाई डी अल्फा ऑफ आई अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मेरे को आंसर चाहिए किसका, इसका आई ऑफ अल्फा का, तो डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, मैं यही वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो, यही वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। तो मेरे को ये आंसर आ गया था, मैं वापस लिख देता हूं, डो बाय अल्फा ऑफ आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये आंसर मेरे को आ चुका है। समझ में आ रहा है ना? मैंने यही वाला पार्ट इरेज किया और ये जो आंसर आया था वो किया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे को आई ऑफ अल्फा का आंसर चाहिए, तो ये डेरिवेटिव को कैंसिल करना पड़ेगा। डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करने का, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ गया? अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सही है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों जगह इंटीग्रेशन है, कैंसिल, तो ये बचेगा आई ऑफ अल्फा, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 डी अल्फा। समझ में आ गया? अच्छा, मेरे को बताओ, इसका इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, ये तो क्या पता है ना, ये कंपोजिट फॉर्म है। याद रखो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ये विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ये क्या है पता है ना, कंपोजिट फॉर्म है। 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, इसका आंसर आएगा लॉग अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा के साथ क्या 1 प्लस सी, क्योंकि भाई ये क्या है, इंडेफिनिट है, आंसर में प्लस सी आएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो अब देखो, आई ऑफ अल्फा का मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है पता है ना, ये आई ऑफ अल्फा डेफिनाइट इंटीग्रल है, इसके आंसर में प्लस सी नहीं आना चाहिए, लेकिन अपने आंसर में प्लस सी आ रहा है। तो अब करना क्या है पता है क्या, फोर्थ स्टेप, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का। ध्यान से देखो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का ना, आपको पैरामीटर की वैल्यू डालना पड़ता है, अल्फा की। क्या करना पड़ता है, पैरामीटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ध्यान से देखो, सम खत्म हो रहा है, अल्फा की आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब अल्फा की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, वो इंपॉर्टेंट है। मैं 0 डालू, मैं 1 डालू, मैं 2 डालू, अल्फा की वैल्यू π/2 क्या डालने का, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। तो आप लोग है ना, ये वाले पार्ट पे आने का, इसके लिए मैंने ये इरेज नहीं किया था। आप लोग जो आई ऑफ अल्फा आप लोग लिखते हो ना, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो पैरामीटर से, अब ध्यान से देखो, अल्फा का वैल्यू क्या डालने का, तो इधर है ना आप लोग ट्रायल एंड एरर करने का। मेरे को बताओ, इधर अल्फा का वैल्यू कौन सा डालूंगा तो ये इंटीग्रेशन 0 होगा, वो आप लोग चेक करने का। ये इंटीग्रेशन में अल्फा का वैल्यू में क्या डालूंगा तो 0 होगा, वो चेक कर लो। तो मेरे को बताओ, अगर मैंने इधर अल्फा का वैल्यू 0 डाला ना, ध्यान से सुनो, इधर मैं अल्फा का वैल्यू क्या डालता हूं, 0 डालता हूं, तो x रेज़ टू 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 अपॉन एनीथिंग कितना हो जाएगा 0, ये इंटीग्रेशन पूरा 0 हो जाएगा। किसका डालने से, अल्फा का वैल्यू अगर मैं इधर 0 डाला ना, तो ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखो, एक्चुअल में मेरे को करना क्या पता ना, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है। लेकिन अल्फा का वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करने का पता है क्या, अल्फा का वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करने का जिसमें ये इंटीग्रेशन 0 होता है। याद रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिया।
सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर अल्फा का वैल्यू डालने का। अल्फा का वैल्यू कौन सा डालने का, तो ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए। तो देखो ये आई ऑफ अल्फा जीरो होना चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू कौन सा डालेंगे, तो जीरो। तो x रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो। तो अल्फा का वैल्यू जीरो डालने का। समझ में आ गया पक्का? तो ध्यान से देखो, नाउ टू फाइंड सी substituting alpha equal to 0 in above equation। समझ में आ गया? इसमें मैं डाल रहा हूं, देखो इधर अल्फा का, तो therefore I of 0, अल्फा का वैल्यू 0 डालने का, इक्वल टू log 0 प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखो, इधर 0 डाल दिया, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस सी, बट आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है ना। अगर मैंने इधर अल्फा का वैल्यू 0 डाला तो ये आई ऑफ 0 का आंसर क्या आएगा, 0। तो अब सब्स्टिट्यूट करो ना, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, log 1 प्लस सी। 0 इज इक्वल टू log 1 कितना होता है, log 1 भी कितना होता है, 0 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0। याद रखो log 1 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 0, तो c का वैल्यू आ गया 0। तो देयरफॉर इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो अभी। तो देयरफॉर मैं चाहो तो ना इसको आप लोग बोल सकते हो इक्वेशन 1, इसको आप लोग बोल सकते हो c वाले को इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, इसमें आप लोग क्या करो पता है क्या, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो देयरफॉर ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, देयरफॉर आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, सी का वैल्यू 0, log अल्फा प्लस 1 प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया। ध्यान से देखो, सी का वैल्यू 0 आ गया, सही है। अब मेरे को आई ऑफ अल्फा का आंसर आ गया। तो फाइनली आई ऑफ अल्फा की जगह पे ये लिख सकता हूं ना मैं, तो मैं बोल रहा हूं देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx इज इक्वल टू log अल्फा प्लस 1। समझ में आ गया? हैंस प्रूव। देखो ये था 1 प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस 1 बोलो, समझ में आ गया? देखो एकदम आसान है प्लीज, 4 स्टेप में आंसर आता है, बहुत सिंपल है प्लीज। सब में इंपॉर्टेंट स्टेप होगा पता है कि स्टेप नंबर 1, जब आप इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन लोगे। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने समझा दिया था, क्यों? क्योंकि भाई अपन को आदत है हमेशा क्या करने का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने की, लेकिन इधर विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करना पड़ता है और एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है। समझ में आ गया? एक दो बार आप लोग सब सॉल्व करोगे ना तो आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। ये आ गया हम लोग का आंसर प्रूव दैट। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमारे को क्या करने का, हेंस इवैल्यूएट। हेंस इवैल्यूएट बोले तो ये जो पार्ट 1 का आंसर आ गया ना, अब क्या करो पता है क्या, ये आंसर यूज करो ये सॉल्व करने के लिए। तो एकदम आसान है। अब ये कैसे इवैल्यूएट होगा पता है क्या, देखो ना ये आ गया ना 0 to 1 x रेज़ टू 7 माइनस 1 log x dx इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 आया। अब ये आंसर यूज करो ये सॉल्व करने के लिए। कैसे करोगे, तो इधर ध्यान से देखो ना, अगर मैंने इधर अल्फा का वैल्यू 7 डाल दिया तो ये मिल जाएगा क्या? अल्फा का वैल्यू अगर मैंने 7 डाल दिया तो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। 0 to 1 x रेज़ टू 7 माइनस 1, इधर 7 डालोगे तो इधर भी आप लोग को क्या डालना पड़ेगा, 7। आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गए पक्का? तो मैं ये वाला पार्ट अभी इरेज कर देता हूं, चलेगा ना? ध्यान से देखो, अभी इसका काम हो गया था। तो फॉर इवैल्यूएशन सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल टू 7, सही है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 to 1 x रेज़ टू 7 माइनस 1 अपॉन log x dx is equal to log 7 plus 1 is equal to log 8. Hence, evaluate. समझ में आ गया?
तो ये है आप लोगों का DUIS। समझ में आएगा? टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा DUIS के ऊपर, और ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आ गया? अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं बताइए, DUIS कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई DUIS में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया ना, एक पैरामीटर, ऐसे 2 पैरामीटर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे और 1-2 अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका DUIS का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोग याद रखो, 4 स्टेप में ये DUIS क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्या हुआ रहेगा, समझ में आया रहेगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। DUIS इज वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। समझ में आ गया? थैंक यू।